आज हमने आपके लिए कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भारत से ब्रिटिश झंडा हटाया जाने लगा। भारत में जो रॉयल इंडियन नेवी के जहाजों पर ब्रिटिश झंडा लगा था उन्हें सांकेतिक रूप से उतारकर तिरंगा झंडा फहराया गया और तभी से भारतीय नौसेना के नाम में से रॉयल शब्द हटा दिया गया और इसके बाद अंग्रेजों के जमाने वाले जहाजों का नाम भी बदला गया। ऐसी ही एक पुरानी तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं जब ये सारा पूरा घटनाक्रम हुआ था और तब HMS एशील्स का नाम बदलकर उसके बदले HMS दिल्ली रखा गया। इसके बाद आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1948 में विशाखापट्टनम गए। तब आजाद भारत में जहाज बनाए जाने लगे थे और जहाज को समुद्र में उतारने से पहले वहां बाकायदा पूजा पाठ हुआ था। भारतीय नौसेना के निशान का बदलाव मामूली बदलाव नहीं है। जिस राष्ट्र की नौसेना का इतिहास गौरवशाली रहा हो उस राष्ट्र की नौसेना के ध्वज पर 10वीं सदी के एक ईसाई क्रूसेडर का निशान हो, यह भारत जैसे राष्ट्र की नौसेना के लिए एक अपमान जैसा है। हम जागे तो हैं लेकिन बहुत देर से। अब हम आपको मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताएंगे जिनका लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मिखाइल गोर्बाचेव की गिनती दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में होती है और वो सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बदलाव आए और दुनिया में आज भी जो राजनीति आप देखते हैं उसकी नींव मिखाइल गोर्बाचेव ने ही रखी थी। उनके कार्यकाल में 4 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो आज आपको पता होने चाहिए। पहला बड़ा फैसला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 45 वर्षों तक चले कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का खत्म होना। उस समय दुनिया को लगता था कि यह शीत युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन गोर्बाचेव ने परमाणु शक्ति को सीमित करने और शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन से इस पर चर्चा की और काफी कोशिशों के बाद 1990 में कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। शीत युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जिसमें सेना और हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यह युद्ध कूटनीति के शस्त्रों से लड़ा जाता है, जिसमें 2 देश अक्सर पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट देते हैं और एक दूसरे को अलग थलग करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यह वर्षों तक रशिया यानी सोवियत संघ और अमेरिका करते रहे। अमेरिका और सोवियत संघ ने लगातार ऐसा किया दशकों तक। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब वर्ष 1947 में शीत युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों को अपनी तरफ कर लिया और पाकिस्तान भी उस समय अमेरिका के साथ था, जबकि सोवियत संघ के साथ रोमानिया और पोलैंड जैसे देश थे। और उस जमाने में भारत गुट निरपेक्ष देश था, यानी किसी गुट में नहीं था। उस समय कहा जाता था कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह शीत युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव इसे खत्म करने में कामयाब हुए। उनका दूसरा फैसला था अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना को वापस बुलाना। 1979 से 1989 तक सोवियत संघ ने अफगानिस्तान की सत्ता को अपने नियंत्रण में रखा और इस दौरान 10 वर्षों तक अपनी सेना वहां पर तैनात रखी। लेकिन वर्ष 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बने तो उन्होंने सबसे पहले इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की। उनके इस फैसले की अमेरिका और यूरोप के देशों में तो खूब तारीफ हुई, लेकिन सोवियत रूस के लोग उनसे बड़े नाराज हो गए और उन्हें एक ऐसा नेता बताने लगे जो अमेरिका के लिए वफादार था। तीसरा बड़ा फैसला था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को खोलना और सोवियत संघ के देशों में रहने वाले लोगों और प्रेस को अभिव्यक्ति का अधिकार देना। इसे तब ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका कहा गया। ग्लासनोस्त का मतलब होता है अभिव्यक्ति की आजादी और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है खुली अर्थव्यवस्था। उस जमाने में सोवियत संघ के दूसरे देशों में जो सोवियत संघ के जो देश थे उनमें दूसरे देशों की कंपनियों को व्यापार करने की छूट नहीं थी और सोवियत रूस और बाकी देशों का आयात निर्यात बहुत सीमित था, यानी व्यापार के दरवाजे लगभग बंद थे। लेकिन गोर्बाचेव खुली अर्थव्यवस्था की नीति लेकर आए और सोवियत संघ की आर्थिक नीतियों में उन्होंने बड़े सुधार किए। चौथा बड़ा फैसला था वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन। शीत युद्ध की समाप्ति और अफगानिस्तान में सोवियत संघ की हार के बाद सोवियत संघ के कई देश बगावत पर उतर आए और पोलैंड जैसे देशों ने भी सोवियत संघ के मिलिट्री अलायंस जिसे वॉर्सो पैक्ट कहते हैं उससे खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने
25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन करके उसे 15 देशों में बांट दिया, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने इसे बंटने दिया, यानी सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए और संघ के राष्ट्रपति पद से उन्होंने इसके बाद इस्तीफा दे दिया। आपने अक्सर टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में सुना होगा। ये वो गैंग है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, और लगता है ऐसे गैंग हर देश में होते होंगे, लेकिन अक्सर ये आरोप लगता है मिखाइल गोर्बाचेव पर कि उन्होंने जो नीतियां अपनाई उनकी वजह से सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए और सोवियत संघ ऐसा टूटा कि उसके 15 टुकड़े हो गए, और वो आज तक ऐसा ही है। और जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि जब सोवियत संघ टूटा उसी दौरान रशिया के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी केजीबी से एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे और उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया था। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में पुतिन ने सोवियत संघ के विघटन को एक त्रासदी बताया था और कहा था कि वो इसके लिए गोर्बाचेव को जिम्मेदार मानते हैं, जिन्होंने अखंड रशिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि अब उनकी मौत के बाद पुतिन गोर्बाचेव की तारीफ कर रहे हैं और दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक उन्हें बता रहे हैं। हालांकि ये परंपरा भी है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो बड़े बड़े आलोचक हैं वो भी मृत्यु के बाद तो सबकी तारीफ ही करते हैं, इसलिए पुतिन भी गोर्बाचेव की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पुतिन अंदर से गोर्बाचेव की हमेशा से आलोचना ही करते आए हैं। गोर्बाचेव 1990 से 91 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। बहुत ही कम समय के लिए वो राष्ट्रपति रहे और इस दौरान उन्होंने जितने भी फैसले लिए उन्हें रशिया के लोगों ने कभी पसंद नहीं किया। रशिया ने हमेशा उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो अमेरिका जैसे देशों की कठपुतली था, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उनकी खूब तारीफ की क्योंकि वो उन्हें सूट करते थे। और अमेरिका को शुरुआत से ही ऐसे नेता पसंद रहे हैं जो अपने देश के बारे में कम सोचें और अमेरिका और यूरोप के हितों के बारे में ज्यादा सोचें। 1990 में जब गोर्बाचेव को शीत युद्ध समाप्त कराने के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो सोवियत रूस में इसका बहुत विरोध हुआ था। लोग नाराज हो गए थे। राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद गोर्बाचेव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने वर्ष 1993 में ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल नाम से एक एनजीओ की स्थापना की जो एक थिंक टैंक की तरह था, और अमेरिका, स्पेन और जापान जैसे देशों की यात्रा करके अपनी संस्था के लिए उन्होंने फंड इकट्ठा किया। और इस दौरान वो अलग अलग देशों में जाते थे, वहां पर वो भाषण देते थे, लेक्चर्स देते थे, और लेक्चर देने के बदले में वो काफी पैसा लेते थे। उनके जो लेक्चर्स थे वो काफी महंगे हुआ करते थे और उस पैसे को वो अपने इस फाउंडेशन में लगाते थे। 1995 में उन्होंने अपनी पत्नी की सहायता से कुछ किताबें भी लिखी जो रशियन और बाद में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई, और जब उनकी लिखी चीजों को दुनिया में पसंद किया गया तो वो एक बड़े लेखक भी बन गए और अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख भी उन्होंने लिखे जिसके लिए वो काफी अच्छा पैसा लेते थे। यानी इसके बाद वो एक प्रोफेसर की तरह जीवन बिताने लगे, एक जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बन गए और अखबारों में लिखने लगे, किताबें लिखने लगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लेक्चर देने के लिए भी वो काफी मोटी फीस लेते थे, और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया। तो ऐसा कहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव को लेकर जो सोवियत संघ की पुरानी पीढ़ी थी वो उनसे बड़ी नाराज रहती थी क्योंकि उनके जो फैसले थे उनकी वजह से रशिया यानी सोवियत संघ टूट गया और विदेशी दखल बढ़ गया, और लोगों को ऐसा लगता था कि अमेरिका के मुकाबले रशिया बहुत कमजोर हो गया। और ये जो विज्ञापन आपने देखा इसमें यही दिखाया गया कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में बहस हो रही है। पुरानी पीढ़ी कहती है कि गोर्बाचेव की वजह से राजनीतिक अस्थिरता आई है, लेकिन नई पीढ़ी कहती है कि हमें उसकी वजह से बदलाव देखने को मिला, हमें उसकी वजह से आजादी देखने को मिली। यानी ये क्लैश है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में। और अचानक से फिर एक पिज्जा आता है, और पिज्जा जो है वो नई पीढ़ी को भी पसंद है और पुरानी पीढ़ी को भी पसंद है, और फिर दोनों मिलकर कहते हैं कि ये जो पिज्जा हट का पिज्जा यहां पर हम खा पा रहे हैं आज रशिया में, ये मिखाइल गोर्बाचेव की आर्थिक नीतियों की वजह से ही है, और फिर सब लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। यह विज्ञापन था। मिखाइल गोर्बाचेव एक जमाने में सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन विघटन के बाद जब सोवियत रूस रशिया बन गया तब उनकी राजनीति पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वर्ष 1996 में उन्होंने रशिया का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, फिर से राष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि उन चुनावों में उन्हें सिर्फ 1% वोट मिले थे, सिर्फ 1%, जिससे आप समझ सकते हैं कि रशिया उन्हें
कितना नापसंद करता था। एक और बात, गोर्बाचेव के बाद 1991 से 99 तक बोरिस येल्त्सिन रशिया के राष्ट्रपति रहे और येल्त्सिन के बाद से रशिया की कमान व्लादिमीर पुतिन के पास है और व्लादिमीर पुतिन तब से लेकर अब तक लगातार या तो रशिया के प्रधानमंत्री रहे हैं या फिर राष्ट्रपति रहे हैं और इतने वर्षों से वो रशिया की कमान संभाले हुए हैं और उन्होंने जो गोर्बाचेव की जो पूरी नीतियां थी उनको बदला है, एक तरीके से यू टर्न किया है और वो रशिया को एक बार फिर से राष्ट्रवाद के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने दोबारा से अमेरिका के साथ टकराव की जो नीति है वो अपनाई है, यूरोप के साथ टकराव की नीति अपनाई है। रशिया का वो दोबारा से विस्तार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक बार फिर से अखंड रशिया बने, अखंड रूस बने और इसी के तहत उन्होंने यूक्रेन पर भी हमला कर दिया। यानी आज का जो दिन है वो इसलिए खास है कि गोर्बाचेव जो फैसले लेकर गए थे जिसकी वजह से रशिया सोवियत संघ 15 टुकड़ों में बंट गया, आज जो व्लादिमीर पुतिन है वो उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं और वापस से रशिया को उसी पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब आसान नहीं होगा।